हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और नया टॉपिक जो कि है लोकपाल के बारे में। ठीक है, लोकपाल के बारे में लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लेकिन लोकपाल को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोगों ने छोटे से टॉपिक के अंदर ओम्बड्समैन के अंतर्गत शायद देखा था, उसी के अंदर लोकपाल वैसी चीज को वैसे ही कार्य करती है लोकपाल भी और लोकायुक्त। इन दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि लोकपाल का जो उद्देश्य है वो निर्णय देना नहीं है, अपितु भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरुद्ध शिकायतों के सतर्क एवं अनौपचारिक तरीके से अन्वेषण हेतु नियमित तंत्र उपलब्ध करना है। ठीक है, भारत में जो लोकपाल है उसकी वर्तमान स्थिति को भी साथ में इस टॉपिक में बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक लोकपाल का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और आने वाला टॉपिक है। तो लोकपाल की जो अवधारणा है, यानी कि लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है। लोकपाल का एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों की जांच और निपटान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि भ्रष्टाचार और जो कुप्रशासन है उससे संबंधित जो शिकायतें हैं उनकी जांच करना और निपटान करना। इसका मूल उद्देश्य होता है कार्यपालिका और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना। इसका मूल उद्देश्य ये होता है जो कार्यपालिका हो गई और जो प्रशासन हो गई उसकी जवाबदेही को क्या करना? सुनिश्चित करना। और जनता को एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। और जनता को एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र क्या करना? प्रदान करना। लोकपाल प्रणाली को पहली बार स्वीडन में 1809 में अपनाया गया था। जो लोकपाल प्रणाली है उसको पहली बार स्वीडन में 1809 में अपनाया गया था। भारत में यह अवधारणा 1960 के दशक में चर्चा में है। और भारत में जो यह अवधारणा थी 1960 के दशक में क्या हुई थी? चर्चा में आई थी। आगे चलते हैं लोकपाल अधिनियम जो 2013 है। लोकपाल अधिनियम 2013 क्या कह रहा है कि लोकपाल अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण के लिए केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना करता है। तो लोकपाल अधिनियम 2013 क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो केंद्र स्तर पर क्या करता है? लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह जनता को क्या करता है? सरकार और उसके अधिकारियों को भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने का मंच प्रदान करता है। यह जनता को, सरकार हो गया और उसके जो अधिकारी होते हैं उनकी जो भ्रष्ट गतिविधियां उनके खिलाफ आवाज उठाने का क्या करता है? मंच प्रदान करता है। लोकपाल के प्रावधान क्या होते हैं? लोकपाल के क्या प्रावधान है? संरचना को देखेंगे तो क्या कह रहा है कि लोकपाल में एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल में क्या होता है? ये या तो एक चेयरपर्सन होगा और अधिकतम ज्यादा 8 सदस्य होते हैं। इनमें से 50% सदस्य होते हैं वो न्यायपालिका से होने चाहिए, जिसमें क्या होता है जो 50% सदस्य हैं, यानी 8 में से जो 4% सदस्य हैं वो क्या होने चाहिए? न्यायपालिका के होने चाहिए। 50% सदस्य वह क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। और जो 50% सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति के होने चाहिए, अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक होगा और जो महिलाएं उनमें से होने चाहिए। अधिकार क्षेत्र को देखेंगे तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और सरकारी अधिकारी आते हैं। तो उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं और सरकारी अधिकारी भी आते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच कुछ शर्तों के अधीन होती है। प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या जांच वो कुछ शर्तों के अधीन होगी। या तो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों से संबंधित कुछ मामलों में कोई जांच नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों से संबंधित जो मामलों में क्या होती है? विदेशी मामलों में कोई जांच नहीं की जा सकती है। ठीक है, लोकपाल की शक्तियों को देखेंगे तो लोकपाल की शक्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? लोकपाल की शक्तियां क्या करती हैं? लोकपाल की शक्तियां भ्रष्टाचार के मामले में क्या करती हैं? भ्रष्टाचार के मामले में क्या करती हैं? सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति होती है। लोकपाल की शक्तियों को भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति होती है। और सार्वजनिक सेवकों पर लगे आरोपों की जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई में होती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसमें क्या होती है? लोकपाल की शक्तियां निर्धारित की जाती हैं। लोकपाल की शक्तियां किसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है? अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। शिकायत निवारण देंगे तो नागरिक लोकपाल के पास भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो नागरिक होते हैं वो लोकपाल के पास क्या होते हैं? भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्वतंत्रता और निष्पक्षता होती है इसके अंतर्गत। कैसे? लोकपाल की जो नियुक्ति है एक चयन समिति द्वारा की जाती है। लोकपाल की नियुक्ति एक चयन समिति होती है उसके द्वारा की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी, न्यायविद शामिल होते हैं। ठीक है, भारत में लोकपाल की वर्तमान स्थिति क्या है? तो भाई भारत में कौन सी लोकपाल की स्थिति है? स्थापना की प्रगति है कि लोकपाल की नियुक्ति 2019 में, भारत में पहली बार लोकपाल की नियुक्ति मार्च 2019 में हुई थी। ठीक है, भारत में पहली लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी? 2019 में हुई थी। जस्टिस पिनाक चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे, उन्होंने पहले लोकपाल चेयरपर्सन नियुक्त किए थे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने पहले लोकपाल चेयरपर्सन नियुक्त किए थे। लोकायुक्त की स्थिति क्या थी? कुछ राज्यों में लोकायुक्त सक्रिय है लेकिन उनकी कार्यप्रणाली प्रभावी नहीं है। कुछ राज्यों में जो लोकायुक्त तो सक्रिय है
लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है वो क्या प्रभावी नहीं है। कई राज्यों में अभी तक लोकायुक्त की स्थापना ही नहीं की गई है और कई ऐसे राज्य जिनमें लोकायुक्त की स्थापना आज तक की ही नहीं गई है। वर्तमान चुनौतियों को देखेंगे तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध समिति का अधिकार सीमित अधिकार भी होते हैं। लोकपाल के पास प्रधानमंत्री की जांच के मामले में सीमित अधिकार है। विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं। तो विदेश मामले होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं उसके दायरे से बाहर होते हैं लोकपाल। स्वतंत्रता की कमी होती है। लोकपाल के पास स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है और उसे सीबीआई जैसे अन्य निकायों पर निर्भर रहना पड़ता है। लोकपाल के पास कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है, उसमें उसे क्या किस पे निर्भर रहना पड़ता है, सीबीआई जैसे जो अन्य निकायों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर क्या करता है, प्रश्न खड़ा करता है। यह इसकी निष्पक्षता हो गई, जो प्रभावशीलता होती है उसको क्या करता है, प्रश्न खड़ा कर देता है, क्वेश्चन खड़ा कर देता है। संस्थागत कमियां देखेंगे तो लोकपाल के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है। लोकपाल के पास जो पर्याप्त होते हैं वित्तीय यानी कि जो फाइनेंशियल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो उसके पर्याप्त नहीं है उसके पास। शिकायतों के निवारण के लिए समय अधिक लगता है, शिकायतों का निवारण है उसी के लिए क्या होता है, समय अधिक लग जाता है। जागरूकता की कमी और आम जनता में लोकपाल और उसके कार्यों के बारे में जानकारी की कमी है। आम जनता है उसमें लोकपाल और उसके जो कार्य है उनके बारे में जानकारी की कमी है। भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है, जटिल मानी जाती है। भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो जटिल मानी जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप को देखें, राजनीतिक हस्तक्षेप क्या करता है, नियुक्ति प्रक्रिया, जो नियुक्ति प्रक्रिया और जो कार्य में पारदर्शिता की कमी होती है वो इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया होती है और जो कार्य में पारदर्शिता की कमी होती है वो इसकी स्वतंत्रता पर क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं। लोकपाल की प्रभावशीलता के लिए सुधारात्मक कदम कैसे देखेंगे तो क्या होगा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए। लोकपाल को अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी प्रदान की जानी चाहिए और सीबीआई जैसे जो निकायों से स्वतंत्र सुनिश्चित कर देना चाहिए। ठीक है, तो लोकपाल जो है उसे अपनी स्वतंत्र जांच को एजेंसी उसे क्या करना चाहिए, प्रदान करनी चाहिए और सीबीआई जैसे जो निकाय होते हैं उनमें स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। पारदर्शी प्रक्रिया को देंगे कि लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जो लोकपाल की नियुक्ति होती है और कार्यप्रणाली होती है उसको पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए चयन प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए। जो राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं तो जन जागरूकता क्या होती है कि लोकपाल के कार्य और अधिकार अधिकार क्षेत्र के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाए। जो लोकपाल के कार्य होगा और जो अधिकार होगा, अधिकार क्षेत्र के बारे में क्या होता है, नागरिकों को जागरूक किया जाए और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को और ज्यादा क्या करा जाए, सरल बनाया जाए। राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए। प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त की स्थापना को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और राज्यों को लोकायुक्त की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करनी चाहिए। समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और समयबद्ध जांच और निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे क्या हो, लोगों का विश्वास बना रहे लोकपाल और लोकायुक्त। व्यापक अधिकार होने चाहिए। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाए और इसमें निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और विदेशी मामलों संबंधी भ्रष्टाचार को भी शामिल करें। मतलब भ्रष्टाचार जितने भी रिलेटेड है, चाहे वो निजी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे विदेशी हो, वो सारे जो आयाम है इसमें क्या करने चाहिए, शामिल किए जाने चाहिए। ठीक है, आखिरी में निष्कर्ष में लोकपाल में क्या कहेंगे कि लोकपाल का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार को प्रशासन से लड़ना और नागरिकों को प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। हालांकि जो भारत में लोकपाल की जो स्थापना है वो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन वर्तमान में संस्थागत कमियों और राजनीतिक हस्तक्षेप से जूझ रहा है ये लोकपाल। लोकपाल की जो प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संसाधन, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि लोकपाल को सही ढंग से लागू किया जाए तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में क्या मजबूत हथियार साबित हो सकता है और प्रशासनिक कानून के तहत सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो मतलब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है और जो प्रशासनिक कानून के तहत क्या हो सकता है, सुशासन की स्थापना या गुड गवर्नेंस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था लोकपाल, क्योंकि हम लोगों ने ओम्बड्समैन के भारत के नजरिए से देखा था। तो हम लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से भी देख लिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा, ज्यादा कोई कठिन टॉपिक है नहीं लोकपाल के बारे में, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 3-4 टॉपिक्स और बचे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, फिर एनवायरमेंटल लॉ और साथ ही साथ आपका हिंदू लॉ भी आ जाएगा। सोशियोलॉजी में बहुत मतलब एंड में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो सेकंड चैप्टर सेकंड पेपर है, लेकिन मैं एंड में पढ़ाऊंगा उसे, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी बिल्कुल और हिंदू लॉ मतलब तीनों साथ में होगा। तीनों के मैं पेपर भी बनाने हैं मुझे, तो वो भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक ले जाएं, जय भारत।